नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपने पिछले वीडियो के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आपसे डिस्कस करूंगा 11 टाइप्स ऑफ प्ले के बारे में, जो कि अलग अलग टाइप के या स्टेजेस होते हैं प्ले के। बच्चे किस तरह के खेल खेलते हैं और किस तरह के प्ले एक्टिविटीज में वो डेवलप करते हैं, जो कि उनके डेवलपमेंट ग्रोथ में एसेंशियल होता है, जिसमें बच्चे स्किल्स सीखते हैं, एबिलिटीज में ग्रो करते हैं, सोशलाइज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सब जो स्किल्स बच्चे डेवलप करते हैं अलग अलग टाइप के जो प्ले होते हैं, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में मैंने 6 अलग टाइप के प्लेस जो थे वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में बाकी के 5 प्ले एक्टिविटीज में आपसे डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियो में जो 6 टाइप डिस्कस किए वो मिलरेड पार्टन के 6 स्टेजेस हैं जो कि उन्होंने बताए थे। मिलरेड पार्टन जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थी, उन्होंने 6 अलग अलग स्टेजेस बताए थे कि कैसे बच्चे जब पैदा होने से बड़े होने तक जब खेलना सीखते हैं और खेलने के बहाने उनकी जो स्किल्स डेवलप होती हैं, तो वो किस तरह से 6 अलग अलग प्ले के स्टेजेस से गुजरते हैं उसके बारे में बताया। इसमें आगे के स्टेजेस या टाइप हम उसे कह सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये तो कहा जाता है कि ये स्टेज है प्ले के, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डेवलप होता है, पर अक्सर बच्चे 2 या 3 अलग अलग प्ले के टाइप में अक्सर इंगेज होते हुए, इन्वॉल्व होते हुए देखे जाते हैं। तो स्टेज तो है, पर साथ साथ ये टाइप ऑफ प्ले भी है, मतलब अलग अलग तरह के प्ले हैं ये। 7वां जो टाइप है प्ले का, और इस वीडियो का पहला, वो है कॉम्पिटिटिव प्ले। हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव प्ले का ही शायद ये अगला स्टेज है, पर हम इसको स्टेज की तरह नहीं, हम जस्ट इसको टाइप ऑफ प्ले की तरह देखते हैं, जहां बच्चा कंपीट करना सीखता है। तो इसको कॉम्पिटिटिव प्ले कहा गया है, मतलब इसमें बच्चा टीम बनाकर खेलता है, स्पोर्ट्स में एंगेज होता है, रूल्स को समझता है, सीखता है और कॉम्प्लेक्स रूल्स को समझकर जीतने और हारने की नियत से खेलना शुरू करता है। उसे कॉम्पिटिटिव प्ले कहा जाता है। तो जीत हार का कॉन्सेप्ट समझना, रूल्स को कैसे समझ के कैसे उनको फॉलो किया जाता है गेम में, टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, टीम का लीडर क्या होता है, टीम में हर अलग अलग मेंबर की क्या पोजीशन होती है, उनका क्या रोल होता है, ये सब चीजें समझना, अलग अलग बच्चों की अलग अलग जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से वो क्या खेल सकते हैं, क्या नहीं खेल सकते हैं, उसकी पहचान होना। तो एक दूसरे में एबिलिटी की पहचान करने की शुरुआत कॉम्पिटिटिव प्ले से यहीं से शुरू हो जाती है, जब बच्चे टीम की तरह कॉम्पिटिटिव प्ले खेलते हैं कि किसमें कितनी क्षमता है, इसकी पहचान यहीं से बच्चों में शुरू होती है। तो ये सोशलाइजेशन का अगला लेवल है। लीडरशिप स्किल्स बच्चे इस टाइप के प्ले से सीखते हैं। इसमें बच्चे स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखते हैं, जैसा बताया, लीडरशिप भी सीखते हैं, मोटिवेशन और इमोशन की भी सेंस उनमें डेवलप होती है कि कैसे खुद को मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर हुआ जाए, दूसरे जो अपने स्पोर्ट्स के जिस भी बच्चे में बच्चा खेलना चाहता है उससे कैसे इंस्पायर हुआ जाता है, रोल मॉडल्स कैसे सेट किए जाते हैं, वो बच्चा लर्न करता है। इमोशनल रेगुलेशन सीखता है, क्योंकि बच्चे को कोप करना होता है हार के साथ, पीछे छूट गए, नहीं खेल पा रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी और इस तरह की चीजें बच्चा जब पहली बार फेस करता है तो उसको अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके आते हैं। तो बड़ी सारी हायर कॉग्निटिव स्किल्स और इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स के साथ बच्चा सीखना शुरू करता है कॉम्पिटिटिव प्ले से। 8वां पार्ट होता है या टाइप होता है प्ले का, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले जो होता है वो बिल्डिंग गेम्स टाइप का ही होता है, जिसमें बच्चा कुछ नई चीजें क्रिएट करना, टॉयज या गेम्स होती हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स को समझना सीखता है और उनको मैनिपुलेट करता है। थोड़ा मैकेनिकल, थोड़ा क्रिएटिव माइंड डेवलप करता है, थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप बच्चा दिमाग डेवलप करता है, जिसमें वो अलग अलग तरह से किसी चीज को कैसे एक्सप्लोर करके क्रिएटिव वे में क्रिएट किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये बच्चा सीखने की तरफ आगे बढ़ता है। कैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी गेम के, उनको आपस में कैसे फिट किया जा सकता है, उनके अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजों को जोड़कर आपस में कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाए। ये बच्चा जो हायर क्रिएटिव टाइप की जो थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है, ये बच्चा डेवलप करता है। तो जिन बच्चों में हम कहते हैं कि इनबॉर्न बाय बर्थ नेचुरल टैलेंट है इंजीनियर बनने का, वो अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे इस टाइप के प्ले में काफी ज्यादा इंगेज होते हैं और काफी क्रिएटिव हो जाते हैं। बचपन से ही दिखने लगता है कि बच्चे का इंजीनियर टाइप का माइंड है। तो कुछ बच्चे ज्यादा एफिशिएंट दिखाई पड़ेंगे इस टाइप के प्ले में, जो कि सब बच्चों में दिखाई नहीं देता, पर कुछ बच्चों में ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप के गेम्स में या प्ले एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, शायद होंगे ही नहीं बिल्कुल, पर अक्सर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं और अपने अपने थिंकिंग पोटेंशियल के हिसाब से
काफी हद तक, काफी आगे तक इस टाइप की गेम्स में आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी किसी की हेल्प से या कभी कभी खुद ही काफी एक्सप्लोर कर कर काफी अच्छा पोटेंशियल और एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बहुत अच्छे से सीखता ही है, बैलेंस बनाना भी सीखता है, फिजिक्स के कुछ रूल्स सीखने लगता है बच्चा। फिजिक्स के रूल्स मतलब चीजों को आपस में बैलेंस कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए, 3 डायमेंशनल वे में चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, 3D चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, इमेजिनेशन लगा के कैसे कोई चीज को बनाया जा सकता है, ये भी सीखता है। और साथ साथ बार बार फेल होकर दोबारा से कैसे ट्रायल्स लिए जाएं, बार बार सक्सेस के लिए कैसे अप्रोच किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए खुद को, ऐसा इमेजिन करके कि अगर मैं सही स्ट्रेटेजी लगाऊंगा तो मैं कुछ अचीव कर सकता हूं। इस टाइप की जो स्किल होती है बच्चा इस कंस्ट्रक्टिव प्ले में सीखता है, तो स्ट्रेटेजिस्ट बनता है बच्चा। फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है वो वाला दिमाग बच्चा डेवलप करता है, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कंस्ट्रक्ट करके उसे क्या हासिल करना है, उसके लिए कितने अटेम्प्ट्स, कितने ट्रायल्स कैसे लिए जा सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज और क्रिएटिविटी की जाए, सब बच्चा इस टाइप के प्ले एक्टिविटीज में सीखता है। तो ये बहुत एसेंशियल होती हैं बच्चे के दिमाग को, बच्चे के कॉग्निटिव एबिलिटीज को ग्रो कराने में। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक प्ले, ड्रामा, थिएट्रिकल टाइप ऑफ प्ले, मतलब रोल प्ले, किसी को कॉपी करना, नकल करना या कॉस्ट्यूम्स के साथ एक्सप्लोर करना। ये अक्सर जब स्कूल में बच्चों को कई तरीके के फंक्शंस में, कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जहां बच्चों को कहा जाता है इस टाइप के कॉस्ट्यूम पहन के आओ और ये बनना वो बनना, इस टाइप का आपका रोल होगा, इस टाइप के आपके डायलॉग्स होंगे। तो थोड़ा सा थिएट्रिकल, थोड़ा सा कहानी टाइप का जो प्ले होता है जिसमें कि बच्चा कुछ परफॉर्म करता है, वो ड्रामेटिक प्ले में आता है या उसे ड्रामेटिक प्ले कहा जाता है। इसको फैंटेसी प्ले भी कहा जाता है। खूब सारा इमेजिनेशन, खूब सारी कहानियां अलग अलग इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसमें बच्चा ना ही सिर्फ गेम के या प्ले के रूल्स फॉलो करता है, समझता है, कुछ याद किए हुए जो उसने जो डायलॉग्स होते हैं उनको परफॉर्म करता है, इसी के साथ बच्चा अपनी वाइडर अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करता है, सोसाइटी के बारे में, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेचर में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो सब एक्सप्लोर कर पाता है। क्योंकि किसी टाइप का बच्चे को ड्रामा करना है, किसी टाइप का रोल प्ले करना है, डायलॉग बोलने हैं, डायलॉग से बच्चे की मेमोरी भी अच्छी होगी, पर इसी के साथ बच्चा कोऑपरेट करके आपस में, सोसाइटी में अलग अलग चीजों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग लाइफ के इश्यूज को एक्सप्लोर करना, ये सब बच्चा सीखता है। तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडर होती है, बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, ये सारी जो स्किल्स हैं बच्चे की बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होती हैं, डेवलप होती हैं। तो बहुत एक्सप्लोरेटिव, बहुत इमेजिनेटिव, स्टोरी टेलिंग टाइप का, खूब आइडियाज को एक्सप्लोर करना, अलग अलग टाइप की स्टोरीज को इमेजिन करके उनको प्ले करना। बचपन में जो बच्चा सिर्फ कहानियां सुनता था, यहां वो कहानियों को इनेक्ट करता है, उसका हिस्सा बनता है। तो बहुत सारे फैंटेसी और कॉग्निटिव एलिमेंट्स इसमें बच्चा अपना डेवलप कर सकता है। अगेन ये कुछ ऐसा टाइप का प्ले नहीं है जो बच्चा नेचुरली अपने किसी स्टेज पर एक्वायर करेगा। हर बच्चा नेचुरली ड्रामेटिक प्ले में इन्वॉल्व नहीं होता। ये अगर एक्सपोजर दिया जाए, सिखाया जाए या बच्चे का इंटरेस्ट किसी तरह से आ जाए तो ही इस टाइप का प्ले जो होता है वो बच्चा अक्सर इंटरेस्ट लेकर उसको परफॉर्म करता है, खेलता है इस तरह से। और जब बच्चे को खेलना बताया, सिखाया जाता है तो ही वो बच्चा इस टाइप के प्ले के फायदे ले सकता है, फायदे उठा पाता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्ले। फिजिकल प्ले का मतलब हुआ थोड़ा सा इसमें दूसरे प्ले के एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब जिसमें बच्चा फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मेंटली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। अभी तक जो मैंने कुछ प्ले की बात की, अगर कोऑपरेटिव या कॉम्पिटिटिव प्ले को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो प्ले एक्टिविटीज है उसमें बच्चा मेंटली ज्यादा ग्रो कर रहा है, इमोशनली ज्यादा ग्रो कर रहा है। फिजिकल प्ले का पूरा फोकस फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मूवमेंट्स और एनर्जी जो होती है बॉडी की, फिजिकल एनर्जी, उसको एक्सप्रेस करने से जुड़ा है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं, साथ ही साथ किसी तरीके की जैसे साइकिलिंग करना, स्केटिंग करना, स्विमिंग सीखना, भले ही उसमें कंपटीशन हो या ना हो, भले ही उसमें कोऑपरेशन हो या ना हो। अगर बच्चा स्विमिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो बिना किसी कंपटीशन या कोऑपरेशन के दूसरे बच्चों के साथ खेले बिना भी वो खेल सकता है। तो ये कुछ ऐसी फिजिकल प्ले की एक्टिविटीज हैं जो हम कह सकते हैं कि बाकियों में भी उसके एलिमेंट्स मिलते हैं, पाया जाता है उनमें भी, पर फिजिकल प्ले का मतलब ये है जो कॉग्निटिव और इमोशनल से अलग हो, मतलब जो सिर्फ फिजिकल उसके अंदर एलिमेंट्स हो। तो बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, थ्रो करने वाली गेम्स हो सकती हैं,
कोई क्लाइंब करने वाली, चढ़ने वाली, कूदने वाली, भागने वाली गेम्स हो सकती हैं। ये सब बच्चे के फिजिकल प्ले का पार्ट होती हैं, जिसमें बच्चा ना ही सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, साथ ही साथ बच्चे के अंदर की जो बहुत नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होती है, स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम करता है, जो कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनको काफी रिकमेंड किया जाता है। ऑटिस्टिक या एडीएचडी के बच्चे जिनमें की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उनके लिए फिजिकल प्ले बहुत रिकमेंड किया जाता है, आउटडोर खेलने के लिए उनको बोला जाता है। मतलब फिजिकल प्ले अगर वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे तो उनकी बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी, स्ट्रेस रिलीज होगा, थक जाएंगे, इमोशनली भी बहुत बेटर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, और प्ले के बहाने जो स्किल्स सीखेंगे वो तो अलग है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फिजिकल और इमोशनल मेंटल बेनिफिट्स बच्चा ले सकता है। इसमें ग्रॉस और फाइन मोटर दोनों टाइप की स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। इसमें बच्चा फिटनेस को भी पहली बार सीखने समझने लगता है, बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए, बॉडी को कैसे एनर्जेटिक बनाया जाए, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे डेवलप की जाए, और फिजिकल एक्टिविटी को कैसे एंजॉय किया जाए, ये बच्चा सीखता है। और आज के जमाने में जहां पर स्मार्टफोन्स के साथ एडिक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, और कोविड के बाद जब बच्चों का मोबाइल एडिक्शन बढ़ चुका है, ऐसे में फिजिकल प्ले बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि आउटडोर फिजिकल प्ले, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव प्ले, यही सबसे ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में बच्चे की ओवरऑल ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इमोशनल, सारे तरीके की स्किल्स की ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट आता है सिंबॉलिक प्ले। जैसा कि नाम बताता है, इसमें ऐसी प्ले एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स या कुछ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे कि वोकल एक्टिविटीज, जोक्स, राइम्स, सॉन्ग्स, इस टाइप की एक्टिविटीज, ये सिंबॉलिक है। मतलब इसका रियल लाइफ में सामने फिजिकल फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ मन में आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में ये प्ले एग्जिस्ट करता है। तो सिंबॉलिक है, मतलब एंजॉय किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्रिएटिव हुआ जा रहा है, इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, आइडियाज की फॉर्म में। एक्चुअल में ये चीज शायद फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इमेजिनेशन में जब आप प्ले को एक्सप्लोर करते हो तो उसे भी क्या कहा जाता है? सिंबॉलिक प्ले। जैसे जोक्स रियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ आइडियाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम जोक्स क्रैक करते हैं या सुनते हैं तो हम हंसते हैं, मतलब उसमें एंजॉयमेंट, प्लेजर आता है। तो ये एक तरह का प्ले है। जोक्स को याद करना, जोक्स को कहना, जोक्स के ऊपर हंसना, उनको इंटरप्रेट करना, ये सब क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म में हो रहा है। इसी के साथ कुछ आर्ट्स होती हैं, आर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनको भी सिंबॉलिक प्ले में इंक्लूड किया जाता है। जैसे पेंटिंग, ड्राइंग हो गया, क्ले के साथ खेलना हो गया, कलरिंग हो गया। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें फिजिकली तो आप कुछ कर रहे हो, पर एक्चुअल में जो आप बना रहे हो वो आपकी इमेजिनेशन में है। कुछ चीज जो कि रिप्रेजेंट करती है, आपने कुछ ऐसी चीज बनाई जैसे क्ले की फॉर्म में या ड्राइंग, पेंटिंग की फॉर्म में, जो कुछ रिप्रेजेंट करती है सिंबॉलिक वे में। एक्चुअल में आपने कुछ नहीं बनाया, जस्ट आपने क्या किया? एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, तो सिंबॉलिक हो गया। म्यूजिक प्ले करना, म्यूजिक बनाना, ये सब अलग अलग तरह के सिंबॉलिक प्ले हैं। मैथमेटिक्स को, मेंटल मैथमेटिक्स करना, ये भी एक तरह का सिंबॉलिक प्ले कंसिडर किया जाता है। और सिंबॉलिक प्ले ना ही सिर्फ आइडियाज, इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, इमोशंस को भी डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। तो ये रहे 11 टाइप के प्लेस। इस वीडियो में 5 टाइप के प्ले बताए, पिछली वीडियो में 6 तरह के प्ले बताए थे। पिछली वीडियो में जो बताए थे प्ले वो स्टेजेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इस वीडियो में जो 5 प्ले बताए वो स्टेज की तरह नहीं, वो बस टाइप ऑफ प्ले की तरह देखे जाते हैं। बहुत सारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज हैं जिनको प्लेफुली किया जा सकता है, प्ले का पार्ट बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे, इसके अंदर मैंने वीडियो गेम्स की बात नहीं की, मैं उस टॉपिक को फिलहाल एक्सक्लूड करके रखना चाहता हूं। हम बेसिक, नॉर्मल, नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्ले के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि एसेंशियली कैसे आपस में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं। बच्चे की नॉर्मल हेल्दी डेवलपमेंट में प्ले की बहुत अहम भूमिका है। और आप देख सकते हैं जो भी मैंने टाइप्स ऑफ प्ले बताए वो बड़ी उम्र तक भी एग्जिस्ट करते हैं। बड़ी उम्र तक भी लोग किसी ना किसी तरह से अपनी एक्टिविटीज में प्ले के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, या वो खुद भी खेलते हैं, खुद भी प्ले में इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो वीडियो गेम्स हो, बोर्ड गेम्स हो, ताश पत्ते जैसी गेम्स हो, या कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स हो, कॉम्पिटिटिव प्ले, कुछ भी हो,
लोग बड़ी उम्र तक किसी ना किसी तरह के प्ले में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि प्ले की हमारी लाइफ में बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंस है, वो बहुत बड़ी भूमिका रखता है। इसलिए प्ले को लाइफ के किसी भी स्टेज पर नकारा नहीं जा सकता, उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। बच्चों को खासकर कि पूरा टाइम स्पेस चाहिए जिसमें कि वो ये सारी प्ले की जो अपनी जो एक्टिविटीज हैं, टाइप्स ऑफ प्ले हैं, स्टेजेस ऑफ प्ले हैं, उसको डेवलप कर सकें, उनको करते हुए ग्रो कर सकें, अपनी थिंकिंग, कॉग्निटिव, इमोशनल स्किल्स को डेवलप कर सकें। फोकस या इसका जो टारगेट है वो प्ले नहीं है। बच्चों को खेलने में एफिशिएंट या खेलने में बहुत ज्यादा स्किल्ड या टैलेंटेड नहीं होना, यहां टैलेंट, एक्सपर्टाइज की बात नहीं हो रही, बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं बनना। बच्चे को प्ले के थ्रू अपनी थिंकिंग स्किल्स को ग्रो करना है, फोकस यहां है। इसलिए प्ले को एंकरेज करना बेहद जरूरी है बच्चों के नॉर्मल हेल्दी विकास के लिए। खासकर कि जब डिसेबिलिटी हो बच्चों को, तो उस केस में तो इस तरह की प्ले को एंकरेज करना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी और एडीएचडी, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनमें पेरेंट्स को अक्सर स्ट्रेस होता है कि बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर रहा, सारा स्ट्रेस बच्चे पर एकेडमिक परफॉर्मेंस का आ जाता है, जबकि बच्चे के लिए और बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज जिससे कि बच्चा खुद की उस एक्चुअल स्किल्स को बढ़ा सकता है, उस पर जोर नहीं जाता। एकेडमिक स्किल्स एक तरह की बच्चे की एप्लीकेशन है थिंकिंग स्किल्स की। अगर बच्चे ने थिंकिंग स्किल्स प्ले के थ्रू डेवलप नहीं की होगी तो एकेडमिक स्किल्स में भी बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तो सिर्फ एकेडमिक स्किल्स के ऊपर बेस कर जाना, ध्यान देना, उसी पर सारा फोकस करना बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि शायद बच्चा एकेडमिक स्किल्स को प्लेफुली इंगेज होकर प्लेफुली डेवलप नहीं कर पा रहा है। एकेडमिक स्किल्स में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, इसलिए उसमें बच्चे कई बार अक्सर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, जबकि प्ले में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो चाहे तो प्ले को अलग से कराया जाए ताकि उसका इंपैक्ट एकेडमिक स्किल्स पे आए, या एकेडमिक्स को ही प्लेफुली बच्चे के साथ कराया जाए, बच्चे को उसमें इंगेज कराया जाए। छोटे छोटे टास्क जो बच्चे के लर्निंग के हैं, जो कि एग्जाम में, सिलेबस में आते हैं, उसको प्लेफुली कैसे, एक्सपेरिमेंटली या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू कैसे कराया जा सकता है, इस पर फोकस करने से बच्चे ज्यादा अच्छे तरह से लर्न करते हैं और वो चीजें बच्चे के दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक बैठी रहती हैं। इसलिए बच्चों को अकेले में या दूसरे दोस्तों के साथ प्ले को एक्सप्लोर करने दिया जाए, इंडिपेंडेंटली खेलने दिया जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बेहतर इफेक्ट्स आते हैं उसके बच्चे के ऊपर। किसी किसी केस में बच्चे को सिखाना पड़ सकता है खेलना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हो तो बच्चों को सिखाना पड़ सकता है। बच्चे में स्किल्स डेवलप नहीं हो रही तो बच्चे को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर इंगेज कराया जा सकता है। हर बच्चे के साथ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, पर एक बार इनिशिएटिव मिल जाए या एक बार बच्चों को वो प्ले की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, मिल जाए तो बच्चे खुद उसे एक्सप्लोर करके नए नए तरीके से सीखना, अपने को ग्रो करना, अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना सीख ही जाते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को पूरा खुला माहौल, खुला एनवायरनमेंट दिया जाना जरूरी है। स्कोप, अपॉर्चुनिटीज उनकी खोलनी जरूरी है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा खेलें और ज्यादा से ज्यादा खेल के बहाने, खेल के थ्रू, प्ले के थ्रू वो डेवलप करें, ग्रो करें। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आगे चैनल के साथ बने रहें। इस पर और वीडियोस अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर, उन्हें देखते रहें। धन्यवाद।